हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बन फैमिली के इंट्रोडक्शन, इनकी इंपॉर्टेंस और पीरियडिक ट्रेंड के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और फिर इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हम करते हैं, तो कार्बन फैमिली के एलिमेंट है हमारे पास कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, हर एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी ग्रुप का एलिमेंट हो, पूरी पीरियोडिक टेबल में हम एक ही तरीके से ऑक्सीडेशन निकालते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो है NH2 NP2, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। NH2 NP2 में अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल हो सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन S के अंदर आएंगे और दो इलेक्ट्रॉन P के अंदर आएंगे, ठीक है। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? +2, ठीक है। और अगर ये पेयर टूट के आगे चला जाता है और ये भी पार्टिसिपेट कर लेता है, तो ऑक्सीडेशन, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा हमारे पास +4। तो इसका मतलब यहाँ इस फैमिली का जो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 एंड +4 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि +2 और +4 किस किस तरीके से यहाँ पर काम करेगा। देखो, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4। प्लस माइनस डिपेंड करता है कि कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है। तो यहाँ पर +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। सिलिकॉन के लिए भी +-4 दोनों हो सकते हैं। गैलियम, सॉरी, जर्मेनियम के लिए भी +-4 दोनों हो सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि Sn एंड Pb ये तो मेटलिक होते हैं, मेटल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा किसमें? +4 एंड +4, नेगेटिव यहाँ पर आ नहीं सकता है, ठीक है। अब हम बात करें +2 के बारे में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2। प्लस माइनस के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया कि किस तरीके से लिखना है, तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ डिजिट पर फोकस कर रहे हैं। +2 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर देखा जाए यहाँ पर, तो पीबी के केस में देखो क्या होगा। पीबी के केस में लगेगा यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसा हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्बन फैमिली में जो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है वो कहाँ लगता है? पीबी में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, गैलियम में इतना इफेक्टिव, सॉरी, जर्मेनियम में इतना इफेक्टिव नहीं होता। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? लेड में। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा है, मतलब ये जो NH2 NP2 है वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है, सबसे बाहर वाले शेल में। अंदर भी शेल है इसमें, ये n = 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये है हमारे पास 6s2 6p2, ठीक है। अब यहाँ जो इफेक्ट लग रहा है, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, और जो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है वो लग रहा है f ऑर्बिटल का। और हमें पता है कि f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत वीक होता है। सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, s ऑर्बिटल, उसके बाद p, उसके बाद d एंड उसके बाद f। तो यहाँ जो इफेक्ट लग रहा है शील्डिंग इफेक्ट, वो f ऑर्बिटल का लग रहा है, जो कि सबसे वीक है। सबसे वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट होने का मतलब ये है कि सबसे बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर न्यूक्लियस का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। न्यूक्लियस इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करके रखेगा, और अगर अट्रैक्ट करके रखेगा तो ये 6s2 वाले इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड नहीं होने देगा, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लग रहा है। तो जैसे हमने +4 के लिए सोचा था कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से जंप लगा के आगे चला जाता है, अनपेयर्ड हो जाता है, तो +4 शो करेगा। लेकिन पीबी के केस में इतना वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट है कि वो इसको पेयर्ड, सॉरी, अनपेयर्ड ही नहीं होने देगा। और अगर अनपेयर्ड नहीं होने देगा तो हम बोल सकते हैं कि पीबी के केस में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं होगा। अगर होगा भी तो बहुत वीक होगा। तो पीबी के केस में जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, सिर्फ पीबी के केस में। एसएन के केस की बात करें तो यहाँ पर एफ ऑर्बिटल का इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर +4 जो है वो +2 से स्टेबल है, यहाँ पर भी +4 +2 से स्टेबल है, यहाँ पर भी +4 +2 से स्टेबल है।
और इनमें +4 SI और GE में +4 इतने ज्यादा स्टेबल हैं कि हम बोल सकते हैं कि +2 यहाँ पर शो ही नहीं करता है। SI और GE के अंदर जो हमारे पास स्टेबल स्टेट है वो कौन सी है? +4। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। +2 और +4 को हमें स्टेबल कैसे बनाना है? सिर्फ पीबी के केस में इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी नहीं। तो हम यहाँ पर सिर्फ वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं जो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे कार्बन के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, होगी नहीं। ठीक है, सिलिकॉन के केस में भी +2 कम स्टेबल है, जी के केस में भी +2 कम स्टेबल है। एसएन के केस में दोनों लगभग स्टेबल हैं लेकिन कंपेरेटिवली +4 ज्यादा स्टेबल होगा, और पीबी के केस में +2 ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी गई है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी गई है ये। ठीक है, अब इन ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं हम उसके बारे में, अच्छा एक बार कोवेलेंसी की बात कर लेते हैं फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे। कोवेलेंसी की बात करें तो हमें यहां पर याद रखना है कि कोवेलेंसी कितनी कितनी शो हो सकती है। कार्बन के केस में जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो ओनली 4। कार्बन के केस में मैक्सिमम कोवेलेंसी है 4, और बाकी अदर केसेस में जो हमारे पास है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है 6 कोवेलेंसी तक जा सकते हैं। तो अदर के एग्जांपल देख लेते हैं जो 6 कोवेलेंसी तक जाते हैं। जैसे अगर SI की बात करें, SiF6-2, देखो अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो एक बार इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। SI के लिए x, F के लिए -1, तो F6 के लिए -6 इज इक्वल टू -2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो अभी भी इसका +4 ही है, लेकिन SI ने यहाँ पर टोटल 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए, तो इसका कोवेलेंसी कितना होगा? कोवेलेंसी इसका 6 होगा। ठीक है, SiF6-2, GeCl6-2, SnOH6-2, ये कुछ एग्जांपल्स हैं +6 कोवेलेंसी के। PbOH6-2। ठीक है, कार्बन के केस में ओनली 4 कोवेलेंसी शो हो सकती है क्योंकि कार्बन के केस में एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होता है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? ओनली 1s2 2s2 2p2, बस 2 के आगे डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। लेकिन अगर इनके केस की बात की जाए, जैसे SI के केस की बात करें तो 3s2 3p2 एंड 3d0, जीरो के अंदर डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन अवेलेबल तो है, यहां से बॉन्ड तो बन सकते हैं। फ्लोरीन अपने लोन पेयर लाके इस डी ऑर्बिटल में एंटर करा सकता है, तो यहाँ पर बॉन्ड बन सकता है। लेकिन कार्बन के केस में डी ऑर्बिटल नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए वहां पर बॉन्ड नहीं बन सकते। ठीक है, तो याद रखना है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन के केस में मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 एंड बाकी अदर केसेस में मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 तक जा सकती है। ठीक है, हाँ, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहे थे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट किस किस तरीके से निकाले जा सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया विच इज मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सिर्फ इतना क्वेश्चन, और यहां पर मैं 4 ऑप्शन देने की बजाय सिर्फ 2 ही ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है हमारे पास PbCl2 एंड PbCl4, PbCl2 एंड PbCl4, ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो हमें बताना है कि PbCl2 और PbCl4 में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन ज्यादा होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि सामने वाले का तो ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन करे, तो खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी इनमें से किसकी ज्यादा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि PbCl2 में Pb है Pb+2 की फॉर्म में, और PbCl4 में Pb है +4 की फॉर्म में, और Pb+2 एंड Pb+4 में से जो ज्यादा स्टेबल है वो स्टेबल है Pb+2। Pb+2 अगर ज्यादा स्टेबल है तो ये Pb+4 चाहेगा कि ये किसी भी तरीके से Pb+2 में कन्वर्ट हो जाए, और अगर ये Pb+2 में कन्वर्ट होना चाहता है तो हम बोल सकते हैं कि Pb+4 अपना रिडक्शन करके Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब PbCl4 की
खुद की रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अगर PbO2 को हीट किया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे। PbO2 को क्या किया जा रहा है यहाँ पर, हीट। तो PbO2 में दिखाई दे रहा है साफ साफ कि PbO2 में यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना होगा, Pb+4 से फटाफट इसे Pb+2 में कन्वर्ट करना होगा। और अगर हम हीट कर रहे हैं तो मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो हमें Pb+2 वाला कंपाउंड बनाना है। तो Pb+2 वाला कंपाउंड क्या होगा, PbO प्लस साथ में क्या बन जाएगा, PbO2। ठीक है, अगर रिएक्शन बैलेंस की जाए तो ये यहाँ पर रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो जाएगी। 2 PbO2, अगर उसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 PbO प्लस O2। और भी इसी तरीके से हमारे पास केमिकल रिएक्शन यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम रिएक्शन कराते हैं PbCl4 की, सॉरी, PbO2, हम यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हैं PbO2 की कंसंट्रेटेड HCl के साथ में। अगर PbO2 की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl से कराई जाए तो देखो PbO2 में यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4। इसे कन्वर्ट करना है +2 में, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेगा हमारे पास PbCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये +4 से +2 में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर Pb का क्या हुआ, यहाँ पर Pb का हुआ है रिडक्शन। तो यहाँ पर जो कंसेंट्रेटेड HCl है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, और PbO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। दूसरा अगर हम देखें, अगर PbO2 की रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग H2O2 के साथ में, तो H2O2 रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि सामने कौन है। अब जैसे यहाँ पर सामने क्या दिया गया है, यहाँ पर सामने दिया गया है PbO2, तो PbO2 में पहले से ही +4 ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसे किस में कन्वर्ट करना होगा हमको, +2 में। और जब इसे +2 में कन्वर्ट करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास PbO, यहाँ पर ये +2 में कन्वर्ट हुआ, प्लस O2 प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर H2O2 ने किसकी तरह बिहेव किया, H2O2 ने यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया, और PbO2 ने यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया। एक क्वेश्चन और है जो कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है, व्हाई PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। PbI4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, तो PbI4 एग्जिस्ट ना करने का रीजन ही ये है, हम रीजन देंगे यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पर Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है +4, जो कि बहुत कम स्टेबल है। तो अगर बहुत कम स्टेबल है तो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं। तो हमें ऑप्शन में सिर्फ ये ढूंढना होगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो Pb+4 को ना बनने के लिए फेवर में है, तो वो होगा हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो PbI4 इस तरीके से यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन नंबर अब हमें याद रखने हैं कि +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, जिसमें Pb के लिए +2 ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होता है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर +4 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और +2 ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब जो हायर एलिमेंट है, हायर एलिमेंट मतलब पीरियडिक टेबल में ऊपर की तरफ है, उनके लिए हाई ऑक्सीडेशन नंबर +4, और जो लोअर एलिमेंट है, लोअर एलिमेंट मतलब जो नीचे की तरफ है, उनके लिए लोअर ऑक्सीडेशन नंबर मतलब +2 ज्यादा स्टेबल होता है। और ये सिर्फ इसी फैमिली में नहीं, ये सभी फैमिली में ऐसा ही होता है। जब भी वेरिएबल वैलेंसी होंगी तो ऊपर वाले एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, और नीचे वाले एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल शो करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और ये है हमारे पास अब केमिकल प्रॉपर्टीज आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें छोटे छोटे कंपाउंड्स के बारे में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। जैसे देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, अगर हम इन एलिमेंट्स की रिएक्शन डायरेक्ट पानी के साथ कराएं तो क्या क्या रिएक्शन होंगी। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये हम पहले से बहुत इजीली जानते हैं कि इनके ऊपर पानी का कोई इफेक्ट नहीं होता। कार्बन, कार्बन का मतलब क्या होता है, बहुत है हमारे पास कार्बन। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट हाथ में पेंसिल होगी तो अगर वो उसकी जो पेंसिल ग्रेफाइट की बनी होती है। डायमंड होता है,
कोयला वो कार्बन का होता है, तो अगर उनके ऊपर पानी डाल दिया जाए तो क्या वो कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे क्या? वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। तो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम अगर ये पानी में डाल दिए जाए तो ये पानी से इफेक्ट नहीं होते हैं, इनके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम टिन की बात करें, एसएन, तो ये पानी को, यहाँ पर पानी किस केस में किस फेवर में होना चाहिए? स्टीम के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बिल्कुल स्टीम वाला H2O है तो टिन क्या करेगा? टिन उसे SnO2 प्लस H2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और लेड के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब लेड होता है तो वो पानी के साथ मिलके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, और वो लेयर किसकी होती है हमारे पास? वो लेयर होती है PbO की। जैसे अगर हमने पानी की पाइप लेड की बनाई हुई है और इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर पीबीओ की लेयर जम जाएगी, और पीबीओ की लेयर एक बार जम गई तो उसके बाद फिर ये इसको पानी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, पानी यहाँ से कंटिन्यू फ्लो होता जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑक्साइड लेयर बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन है। और टिन के बारे में बहुत अ, पानी के टिन के एलोट्रोप्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर हम टिन की बात करें तो टिन एलोट्रोपिक फॉर्म में जब मिलता है तो इसका जो लोअर टेम्परेचर पर एलोट्रोप होता है, लोअर टेम्परेचर दैट मीन्स 11 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, तो 11 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर जो टिन का एलोट्रोप होगा वो एलोट्रोप बिल्कुल ब्रिटल क्वांटिटी का होता है। मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है वो ब्रिटल होती है, टूट के गिर सकता है इजीली। और 11 डिग्री सेंटीग्रेड से जो ऊपर का टिन होता है वो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का होता है, और इसका जो इंटर कन्वर्जन है वो बहुत स्लो होता है। लेकिन अगर हम ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस कर दें, मतलब मैं 11 डिग्री की बात ना करके नेगेटिव टेम्परेचर में बात करूं, जैसे मैं -5 या -10 डिग्री सेंटीग्रेड में बात करूं, तो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर नेगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है। तो वहां पर क्या होता था? वहां पर पहले लोग टिन के बर्तन यूज करते थे। जब वो टिन के बर्तन, या फिर जैसे कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों के अंदर टिन के बटन यूज किया करते थे। तो टिन के बटन या जो बर्तन होते हैं, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लोअर चला जाता है, नीचे चला जाता है -5 -10, तो वो बिल्कुल ब्रिटल क्वालिटी के हो जाते हैं और उनका सॉलिड बिल्कुल पाउडर की तरह टूट के गिर जाता था। ऐसा नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी के साथ भी हुआ था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट कहीं यूरोपियन कंट्रीज पर अटैक करने जा रहा है तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ? उसकी आर्मी की जो ड्रेस थी, उस आर्मी की ड्रेस में बटन लगे हुए थे, वो पाउडर की फॉर्म में टूट के गिर गए। इसका क्या रीजन हो सकता है? तो इसका रीजन यही दिया गया था कि जब 11 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो वहां पर टिन का जो एलोट्रोप होता है वो ब्रिटल क्वालिटी में आ जाता है और वो वहां से पाउडर की फॉर्म में टूट के गिर सकता है। अगर यही टिन हायर टेम्परेचर पर है, जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया में रूम टेम्परेचर ही 30-35 डिग्री होता है, तो यहाँ पर ऐसी टिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पर भी टिन के बर्तन यूज में लिए जाते हैं इंडिया में, और यहाँ पर टिन के बर्तन यूज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे, जैसे मैंने नेपोलियन बोनापार्ट वाला बताया था तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और नेक्स्ट है कंपाउंड। सबसे पहले हमारे पास हाइड्राइड। हाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 पॉसिबल है, तो सबसे ज्यादा जो हाइड्राइड मिलते हैं वो +4 वाले ही मिलते हैं। तो किस टाइप का हाइड्राइड बनाएंगे यहाँ पर? ये बनाएंगे MH4 टाइप के हाइड्राइड, MH4, ठीक है। तो MH4 टाइप के हाइड्राइड बनाए तो सभी एलिमेंट के लिख दिए मैंने यहाँ पर, CH4 SiH4 GH4 SnH4 एंड PbH4, ठीक है। यहाँ पर नाम याद रखने, CH4 का नाम हमें पहले ही पता है, मीथेन होता है। बाकी सबके भी नाम याद रख लेना, पूछे जा सकते हैं। सेलाइन, जर्मेन्स, SnH4 का स्ट्रेंथ एंड PbH4 का प्लम्बेन, इस तरीके से नाम। सबसे जो कम स्टेबल है पानी के लिए वो है हमारे पास SiH4, सबसे ज्यादा कम स्टेबल यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलाइड के बारे में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 +4 दोनों ही टाइप के यहाँ पर हेलाइड बनते हैं। तो अगर +4 से बनाते हैं तो टेट्राहेड्राइल हेलाइड, एंड +2 से बनाते हैं तो डाई हेलाइड यहाँ पर बनता है, ठीक है। डाई हेलाइड की बात करें तो देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ कहाँ पर पॉसिबल था? +2 जीई में, SN में एंड PB में। और टॉप टू बॉटम आने पर बताया था मैंने, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर इनके डाई हेलाइड का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर से ही हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था? PB+2 ही था। उससे कम हमारे पास SN+2 और उससे कम GE+2, तो यही इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा।
लेकिन अगर यही ऑर्डर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पूछा जाए तो टॉप टू बॉटम आने पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारे पास क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा CCl4। और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलेंगे उसी तरीके से यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, हैलाइड्स के केस में डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हैलाइड में हमें बस इतना ही याद रखना है, इनके हैलाइड का स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास CCl4 का हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता है। रीजन क्या है, रीजन अभी मैं समझाता हूं, लेकिन ये याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार। क्वेश्चन यही रहता है, हर बार ऑप्शन चेंज कर देता है वो, पूछता यही है कि CCl4 का हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं किया जा सकता। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर SiCl4 हमने यहाँ पर देखा कि CCl4 का या CH4 का हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, इसके अलावा हम किसी का भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने SiCl4, SiCl4 में रिएक्शन कराया हमने 4H2O का, तो हाइड्रोलिसिस किया। हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O के साथ रिएक्शन कराना, तो क्या बनेगा यहाँ से 4HCl और SiOH4, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। अब अगर इनकी रिएक्शन करें तो रिएक्शन करा के देख लेते हैं एक बार किस तरीके से रिएक्शन होती है। SiCl4 है तो SiCl4 की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी। ये यहाँ पर 4 क्लोरीन में यहाँ पर लगा देता हूँ, ये SiCl4 हुआ। ठीक है, जब इस पर अटैक करने आएगा H2O, तो ये यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए H2O आया। अब रिएक्शन कैसे होगा, SI के केस में मैंने बताया हुआ है, SI का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0। ठीक है, अब 3s2 3p2 यहां पर अगर देखें तो Si+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हम लिख सकते हैं 3s1 3p3 3d0। ऑर्बिटल अगर आप फिल करें तो किस तरीके से फिल होंगे, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन s में और ये 3 इलेक्ट्रॉन p में, तो ये 4 अनपेयर्ड की वजह से तो 4 वैलेंसी बनी जिनसे एक एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है। और d ऑर्बिटल इसका अभी पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन अपना लोन पेयर रख सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना यहां पर रख देगा। जब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस पर रखेगा तो क्या होगा, Si क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और यहां पर कौन जुड़ा, यहां पर जुड़ा OH पॉजिटिव। अब क्या होगा, क्लोरीन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा Si, और यहां से ऑक्सीजन, और यहां से ये H और ये Cl रिमूव हो जाएंगे। और जब H और Cl रिमूव हो जाएंगे तो यहां लिख देते हैं हम लोग -HCl। और अब कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड बना हमारे पास Si, एक Cl को रिप्लेस कर दिया OH ने, और 3 क्लोरीन अभी यहां पर बचे हुए हैं। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया होगा। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर Si के ऑर्बिटल में रखे, SI के ऑर्बिटल में रखने के बाद क्या हुआ, यहां से HCl रिमूव हुआ और एक क्लोरीन रिप्लेस हुआ किससे, OH से। इसी तरीके से जब यहां पर 3 H2O और आएंगे तो क्या होगा, ये तीनों क्लोरीन भी रिप्लेस हो जाएंगे जिस तरीके से यहां पर समझाया है, और यहां बनेगा हमारे पास SiOH4 प्लस 3HCl। देखो SiOH4 ये रहा, और 3 HCl और एक HCl यहां से निकला, टोटल 4 HCl हमारे पास ये रहे। तो इस तरीके से कंपाउंड बना। ठीक है, समझ में आया होगा हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस। अब यही प्रोसेस हम करके देखते हैं कार्बन के साथ में, कार्बन हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं करता है। ठीक है, कार्बन की अगर बात करें तो CCl4 की स्ट्रक्चर, ठीक है, साथ में हम भेजते हैं H2O, उसी तरीके से प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करें, 1s2 2s2 2p2, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कार्बन की वैलेंसी है 4, तो 4 वैलेंसी के केस में क्या होगा, 1s2 2s1 2p3, 2s1 2p3 में इलेक्ट्रॉन फिल करें 1 2 3 4, ये तो सारे ऑर्बिटल यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड होने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन में पहले से है, और d ऑर्बिटल इसके पास है नहीं, 2 के पास d ऑर्बिटल होता ही नहीं है।
तो आखिर ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को रखेगा कहाँ? इस ऑक्सीजन को अपने लोन पेयर रखने की जगह ही नहीं है, तो क्या कार्बन यहाँ पर रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो CCl4 यहाँ पर हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं करता, उसका रीजन समझ में आया होगा, क्योंकि कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं जिसमें वो अपने लोन पेयर रखवा सके, ऑक्सीजन के लोन पेयर रखवा सके, तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से याद रखना है। बाकी के जितने भी हाइड्रोलिसिस है वो इसी तरीके से होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। और वो एक क्या है हमारे पास, एक SI का ही एक्सेप्शनल केस है, उसे मैं यहाँ पर रिएक्शन को लिख देता हूँ और वो तुम्हें डायरेक्टली याद रखनी है। और वो केमिकल रिएक्शन है हमारे पास ये, अगर SiF4 का, पहले हमने Cl4 पढ़ा था, ये F4 है, अगर इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना करके पार्शियल हाइड्रोलिसिस करता है और कंपाउंड बनाएगा H2SiF6 प्लस SiOH4। तो ये तो हमने पढ़ ही लिया, सैलिसिक एसिड होता है, और ये हमारे पास H2SiF6 ये कंपाउंड बनेगा, और ये हमें याद रखना है डायरेक्टली। पार्शियल हाइड्रोलिसिस की वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है, कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। पार्शियल क्यों होता है, इसका रीजन भी हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर कंपाउंड हमारे पास ये आने वाला है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारे पास हाइड्रोलिसिस। इसके बाद है ऑक्साइड। ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड दो टाइप के ऑक्साइड होंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो है मोनोऑक्साइड, और जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो है डाइऑक्साइड। जैसे अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के केस में CO और CO2 दोनों बनते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो सभी कंपाउंड यहाँ पर मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने कॉमनली नेम इनका M लिख दिया है। ऑक्साइड के केस में हमें ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर इनका किस किस तरीके से नेचर होता है। अगर हम मोनोऑक्साइड की बात करें तो मोनोऑक्साइड के केस में जो CO होता है वो न्यूट्रल होता है, और SiO होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट बहुत कम करता है, ये अपनी सिंगल फॉर्म में कम एग्जिस्ट करता है। ये क्या है, ये पॉलीमर बना लेता है, ये बहुत डिटेल में आने वाला है हमारे पास आगे भी। तो CO की बात करें तो ये क्या होगा, हमारे पास न्यूट्रल होगा। ठीक है, इसके अदर ऑक्साइड जितने भी एलिमेंट होंगे बाकी के, उनके मोनोऑक्साइड वो सभी क्या होंगे, एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। ठीक है, एसिडिक प्लस बेसिक दोनों एम्फोटेरिक नेचर। डाइऑक्साइड की बात करें तो डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ पर CO2 और SiO2 वो होंगे हमारे पास एसिडिक फॉर्म में, और GO2 SnO2 और PbO2 होंगे हमारे पास एम्फोटेरिक फॉर्म में। ध्यान रखना यहाँ पर एक भी ऑक्साइड बेसिक फॉर्म में नहीं है। ठीक है, कार्बन फैमिली का एक भी ऑक्साइड बेसिक फॉर्म में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एसिडिक एंड एम्फोटेरिक फॉर्म में ही यहाँ पर इनके ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थे इनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्बाइड एंड सिलिकेट्स के बारे में आने वाला है। वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एडवांस में और मेंस में नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से उसे कवर करेंगे।